नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर के साथ रेप और फिर मर्डर के खिलाफ आज पूरे देश के डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। इस प्रोटेस्ट में पूरे देश के डॉक्टर शामिल हैं। ओपीडी और इमरजेंसी सर्विसेज आज बंद रहे। डॉक्टर्स का कहना है कि कोलकाता में जिस दरिंदगी से लेडी डॉक्टर की हत्या हुई वो एक शख्स का काम नहीं हो सकता। इसलिए पुलिस जल्दी से जल्दी सभी गुनहगारों को गिरफ्तार करे और सरकार पूरे देश में डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए कदम उठाए। बड़ी संख्या में डॉक्टर्स ने यह भी मांग की है कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर की हत्या का केस सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए। लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसके लिए संडे तक का वक्त मांगा है। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर पश्चिम बंगाल की पुलिस एक हफ्ते में इस पूरे केस का खुलासा नहीं कर पाई तो वो इस केस को सीबीआई के हवाले कर देंगी। इस बीच कोलकाता में डॉक्टर्स ने स्ट्राइक खत्म करने से इनकार कर दिया है। डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट इस वक्त भी जारी है। कोलकाता में डॉक्टर्स कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। आज आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अलावा जादवपुर यूनिवर्सिटी, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी, नेशनल मेडिकल कॉलेज, कोलकाता मेडिकल कॉलेज, एसएसकेएम हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भी प्रोटेस्ट में शामिल हुए। इसके अलावा नॉर्थ बंगाल के मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर भी कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ हुए जुल्म के खिलाफ आंदोलन में शामिल हैं। डॉक्टर्स के प्रोटेस्ट की वजह से पूरे बंगाल में मेडिकल सेवाएं प्रभावित हुई हैं। पुलिस ने इस मामले के एक आरोपी संजय राय को गिरफ्तार कर लिया है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन आंदोलन कर रहे जूनियर डॉक्टर्स एक शख्स की गिरफ्तारी से संतुष्ट नहीं हैं। क्योंकि आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष ने जैसे इस्तीफा दिया, उन्हें कलकत्ता के नेशनल मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल बना दिया गया। इससे डॉक्टर्स का गुस्सा और भड़क गया। आरोप लगा कि सरकार ऐसे नकारा प्रिंसिपल को बचा रही है, दोषियों को सजा नहीं दे रही। प्रिंसिपल्स रेजिग्नेशन क्लियरली शोज अस दैट कि प्रिंसिपल डरपोक है, या तो वो डरपोक है कि वो मैदान छोड़कर भाग गए हैं। और ऑल्सो हम ये मेंशन करना चाहते हैं कि हमको ऐसे डरपोक इंसान नहीं चाहिए जिसके लिए आज ये हॉस्पिटल का ऐसे हालत हुआ है। एक जान के बदले जान जाना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे प्रिंसिपल क्या कर रहे हैं। हम लोग कहना चाहेंगे दीदी के साथ जो हुआ है उसका जस्टिस चाहिए, ठीक से इन्वेस्टिगेशन हो और जो खूनी है वो पकड़ा जाए ठीक से और जल्द से जल्द सजा मिले उनको। इस पर यही कॉज है कि सबसे पहले हमारा यही डिमांड है कि जो भी कल्प्रिट्स है उनको अरेस्ट किया जाए और जो भी रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज़ हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और रिज़ाइन दे। और जो सेफ्टी का जितना भी इश्यूज हम लोग डिमांड रखे हैं, सीसीटीवी कैमरा हो या फिर पुलिस सिक्योरिटी जितना है या फिर टॉयलेट्स हो या फिर सेपरेट रूम्स हो, वो सारा डिमांड हम लोग चाहते हैं जल्दी जल्दी फुलफिल हो। डॉक्टर्स में इतनी नाराज़गी क्यों है, लोग इतने गुस्से में क्यों हैं, इसकी वजह आपको बताता हूँ। इस केस की डिटेल्स में आपके साथ शेयर करता हूँ। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की जूनियर डॉक्टर की गुरुवार देर रात हॉस्पिटल में ही हत्या कर दी गई। वो नाइट ड्यूटी कर रही थी। जूनियर डॉक्टर ने काम खत्म करने के बाद रात 2:30 बजे खाना खाया और उसके बाद हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में आराम करने चली गई। सुबह वहां डॉक्टर की लाश मिली। डेड बॉडी पर चोट के निशान थे। जूनियर डॉक्टर के साथ बलात्कार किया गया था। पुलिस ने हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज को चेक करने के बाद संजय राय नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। क्योंकि पुलिस को सेमिनार हॉल से मोबाइल फोन का एक ब्लूटूथ ईयर डिवाइस मिला था, पुलिस ने हॉस्पिटल में उस वक्त मौजूद सभी कर्मचारियों के फोन जब्त किए। सबके फोन से उस ईयर डिवाइस को कनेक्ट करने की कोशिश की गई और संजय राय का फोन इस डिवाइस से ऑटो कनेक्ट हो गया। इससे इस बात के सबूत मिले कि संजय राय ही रात के वक्त उस सेमिनार हॉल में गया था जहां जूनियर डॉक्टर डेड बॉडी मिली। पता यह लगा कि संजय राय कोलकाता पुलिस के साथ एक वॉलंटियर के तौर पर जुड़ा था। वो हॉस्पिटल के पास की पुलिस चौकी में तैनात था और हॉस्पिटल में उसका आना जाना था। संजय रॉय गुरुवार को रात करीब 3:30 बजे हॉस्पिटल में घुसा
और करीब 1 घंटे के बाद सुबह 4:30 बजे वो हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। ये सब सीसीटीवी में रिकॉर्ड है। संजय रॉय ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, लेकिन संजय रॉय के बारे में पुलिस को अब तक जो जानकारी मिली है वो और भी चौंकाने वाली है। संजय रॉय पॉर्न देखने का एडिक्ट था। उसके मोबाइल से कई पॉर्न क्लिप्स मिली हैं। संजय रॉय के बारे में यह भी पता चला कि वो अब तक 4 शादियां कर चुका है, 3 बार तलाक हो चुका है, चौथी वाइफ की मौत हो गई। हालांकि प्रोटेस्ट कर रहे डॉक्टर्स का कहना है कि रेजिडेंट डॉक्टर की हत्या में 1 से ज्यादा अपराधी शामिल हैं और पुलिस इस मामले में कुछ छुपा रही है। लेकिन पुलिस का दावा है कि जांच में पुलिस हर एंगल को बारीकी से देख रही है। बताया गया है कि आप रजिस्टर में नोट करिए कौन कौन भीतर में जा रहा है, कौन अंदर में जा रहा है। कोई अनवांटेड लोग अंदर में ना जाए, ज्यादा काज नहीं, जिसको लेके प्रॉब्लम कर सकता है। जो डॉक्टर्स का डिमांड भी है कि सिक्योरिटी इस जगह का बढ़ाना है हॉस्पिटल का, तो वही हम लोग इसमें ये इस चीज का एक स्टेप है, ये व्यवस्था हम लोगों ने किया है। इसमें आई कार्ड दिया है, सब सिक्योरिटी जो है आई कार्ड लेके इसमें ड्यूटी कर रहा है। तो इस चीज को लेके सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए वन ऑफ द स्टेप्स है। हालांकि पुलिस और ममता सरकार की तरफ से जो स्टेप्स उठाए गए हैं उससे डॉक्टर्स जरा भी संतुष्ट नहीं हैं। आज डॉक्टर्स ने अपनी डिमांड्स की लिस्ट सरकार के सामने रखी। जल्द से जल्द जुडिशियल इंक्वायरी बिठाई जाए केस के लिए, और जो भी कल्प्रिट्स हैं उनको पकड़ा जाए और उनको कैपिटल पनिशमेंट मिला जाए, मतलब सजाए मौत। और जितने भी रेलेवेंट एविडेंस हैं, सीसीटीवी कैमरा की फुटेज और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, वो जल्द से जल्द कमेटी रिप्रेजेंटेटिव के साथ शेयर की जाए। लिखित में एक अपॉलॉजी, लिखित में एक रेजिग्नेशन चाहिए हमें हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से, प्रिंसिपल, एमएसवीपी, डीन ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स एंड एचओडी, और उनको भविष्य काल में कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में ना रहे, ये भी हम लोग को लिखित में चाहिए। एक जल्द से जल्द अनाउंसमेंट चाहिए हम लोगों को कि जो भी विक्टिम थे उनकी फैमिली को या उनको कितना कॉम्पेंसेशन मिल रहा है। और हम लोग चाहते हैं कि इंश्योर करें कि वर्क प्लेस सिक्योरिटी मेजर लिए जाए सारे मेडिकल कॉलेजेस में और सारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में, जिसमें से है 24 घंटा सीसीटीवी सर्वेलेंस, सिक्योरिटी गार्ड का होना, बहुत दोनों मेल और फीमेल, पुलिस वालों की पेट्रोलिंग और प्रॉपर ऑन कॉल रूम फॉर ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स। ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स के लिए एक प्रॉपर ऑन कॉल रूम, और एक पब्लिक अपॉलॉजी, एक माफीनामा फॉर द ब्रूटल असॉल्ट। स्ट्राइक चल रहा है, काम बंद रहेगा, इमरजेंसी, नॉन इमरजेंसी सर्विसेज सब कुछ। डॉक्टर्स की हड़ताल के बीच आज ममता बनर्जी कोलकाता में उस डॉक्टर के घर पहुंची जिसकी हत्या हुई है। बेटी को खोने के बाद बदहवास मां ने सिर्फ इतना कहा कि वो उन लोगों के लिए मौत की सजा चाहती हैं जिन्होंने उनकी होनहार बेटी के साथ दरिंदगी की, उसे मार डाला। ममता बनर्जी ने इस जूनियर डॉक्टर की मां और रिश्तेदारों को भरोसा दिया कि इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, और इसके बाद ममता ने यह भी कहा कि प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स की जो मांगे हैं उनमें से सारी मांगे सरकार मानेगी। ममता ने कहा कि अगर रविवार तक पुलिस ये केस नहीं सुलझा पाती है तो वो इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर देंगी। পুলিশ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দোষীদের গ্রেফতার করবে। আর রবিবার পর্যন্ত যদি তারা কুল কিনারা করতে না পারেন, কারণ ভেতরেও তো অনেকে আছে, তাহলে এই কেসটা আমরা আমাদের হাতে রাখবো না, আমরা সিবিআই কে দিয়ে দেবো। তার কারণ হচ্ছে আমার এতে কোনো পাওয়ার লেনা দেনা কিছু নেই, আমি প্রথম দিন থেকেই বলছি, কিন্তু ওদের সাকসেস রেট খুব কম। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर से रेप और मर्डर के खिलाफ सिर्फ कोलकाता में नहीं, पूरे देश में जूनियर डॉक्टर्स, रेजिडेंट डॉक्टर्स और इंटर्न्स ने विरोध प्रदर्शन किए और हैवानियत की शिकार डॉक्टर के लिए इंसाफ की मांग की। दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ, मुंबई, भोपाल में डॉक्टर्स ने इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, संजय गांधी पीजीआई, सिलीगुड़ी के नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज, चंडीगढ़ की पीजीआई के हॉस्पिटल्स ने आज काम का बॉयकॉट किया और कोलकाता के वारदात के खिलाफ अपना विरोध जताया। दिल्ली में आज 10 सरकारी हॉस्पिटल्स और मेडिकल कॉलेजेस के जूनियर और रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर रहे। सफदरजंग हॉस्पिटल, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, एलएनजेपी, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, बाबा साहब अंबेडकर मेडिकल कॉलेज,
जीटीबी हॉस्पिटल समेत लगभग दर्जन भर हॉस्पिटल्स और मेडिकल कॉलेजेस में आज कोई काम नहीं हुआ। नॉन एसेंशियल मेडिकल सर्विसेज नहीं चली। इन सभी डॉक्टर्स ने कोलकाता की घटना के खिलाफ नाराजगी जाहिर की, धरने पर बैठे। असल में देश भर के रेजिडेंट डॉक्टर्स की फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने कोलकाता की जूनियर डॉक्टर के साथ हुई हैवान के खिलाफ पूरे देश में आज विरोध प्रदर्शन और काम के बॉयकॉट का ऐलान किया था। डॉक्टर्स की मांग जायज है। अगर हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ही सुरक्षित नहीं होंगे तो फिर वो मरीजों का इलाज कैसे करेंगे? डॉक्टर्स को दिन रात काम करना पड़ता है। सरकार को डॉक्टर्स की मांग पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे डॉक्टर्स को सुरक्षित माहौल दिया जा सके। जहां तक कोलकाता में रेप के बाद हत्या के केस का सवाल है तो ये मामला घिनौना है। इस तरह की हरकत करने वाले शख्स को इंसान नहीं कहा जा सकता, वो हैवान है। और हैरानी की बात है कि ये दरिंदा पश्चिम बंगाल पुलिस का वॉलंटियर था। ये अच्छी बात है कि ममता बनर्जी ने इस मुद्दे पर साफ साफ बात की। बंगाल पुलिस को 1 हफ्ते का वक्त दिया और कहा अगर उनकी पुलिस इस केस को 1 हफ्ते में सॉल्व नहीं कर पाती तो वो इस केस को सीबीआई को हवाले करने के लिए तैयार हैं। इसलिए सबको 1 हफ्ते का इंतजार करना चाहिए और देखना चाहिए कि ममता अपना वादा पूरा करती हैं या नहीं। आज उत्तर प्रदेश से भी इसी तरह की चौंकाने वाली दर्द भरी खबर आई। कन्नौज में समाजवादी पार्टी के नेता नवाब सिंह यादव को पुलिस ने एक 15 साल की बच्ची के साथ रेप की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया। इस नाबालिग लड़की ने खुद ही पुलिस को फोन करके घटना की जानकारी दी और मौके पर पुलिस ने समाजवादी पार्टी के नेता को आधे अधूरे कपड़ों में रंगे हाथ पकड़ लिया। लड़की का कहना है कि कल रात नवाब सिंह ने उसे नौकरी का लालच देकर उसकी बुआ के साथ चौधरी चंदन सिंह कॉलेज में बुलाया था। इस कॉलेज का प्रबंधक नवाब सिंह खुद है। इसके बाद रात ज्यादा होने की बात कहकर नवाब सिंह ने लड़की को कॉलेज में ही रुकने को कहा और फिर उसके साथ गलत काम करने की हरकत की। पुलिस के मुताबिक लड़की बहाना बनाकर नवाब सिंह के चंगुल से बचकर बाहर निकली और कॉलेज के बाहर से ही उसने 112 पर पीसीआर को कॉल किया। पुलिस तुरंत कॉलेज में पहुंची। लड़की के साथ जब पुलिस कॉलेज के अंदर गई तो उस वक्त एक कमरे में नवाब सिंह यादव बेड पर लेटा हुआ था। पुलिस ने उसे मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पीड़ित लड़की का मेडिकल करा लिया है। नवाब सिंह यादव को कोर्ट में पेश किया गया और अदालत ने उसे 14 अगस्त तक जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। लेकिन जेल जाने से पहले नवाब सिंह यादव ने कहा उसे साजिश के तहत फंसाया गया है। पुलिस और यहाँ के पूंजीपति मिलके ये षड्यंत्र कर रहे हैं। नवाब सिंह यादव पुलिस पर साजिश का आरोप लगा रहा है, लेकिन नवाब सिंह की गिरफ्तारी से पहले पुलिस ने पूरे मामले की वीडियो रिकॉर्डिंग की है। नए कानून के तहत पुलिस को रेड का वीडियो बनाना कंपलसरी है। इसीलिए जब लड़की का फोन आया, पुलिस नवाब सिंह के कॉलेज में पहुंची। उसके तुरंत बाद पुलिस ने कैमरा ऑन कर दिया। पीड़ित लड़की ने खुद पुलिस टीम को उस कमरे तक पहुंचाया जहां नवाब सिंह ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। कहाँ पे थी, किस कमरे में? चल के दिखाओ, कोई है वहाँ पे अभी? तो यहाँ किस टाइम आई आप? 9 बजे से पहले। फिर जाने को लेट हुआ तो उन्होंने बोला यहाँ रुक जाओ, मॉर्निंग में चले जाना। कपड़े आपके? मैंने उतारे थे। इसके बाद पुलिस जब इस कमरे के अंदर गई तो वहां का सीन देखकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए। कॉलेज के कमरे में नवाब यादव आराम से बेड पर लेटा हुआ था। पुलिस टीम को देखकर वो घबराया नहीं, वो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे
कुछ हुआ ही नहीं, सब कुछ नॉर्मल है। यादव के साथ उस कमरे में एक महिला भी मौजूद थी। जब पुलिस ने महिला को कस्टडी में लेने को कहा तो भी नवाब सिंह यादव की अकड़ गई नहीं। उसने उस महिला से कहा वो यहीं रहे, उसे कोई कस्टडी में नहीं ले सकता। ये पूरा सीक्वेंस पुलिस ने रिकॉर्ड किया। क्या बात हो गई भैया? ये हुआ? आइए आइए। क्यों? ये कौन है आपकी? कब फोन दो? हैं? फोन दो, फोन अरे ये कौन है आपकी? फोन देना। इनको ले चलिए बाहर। क्या बात? कोई बात नहीं। ये महिला कंप्लेंट करी है आपके खिलाफ। ये कपड़े ये पहना दो उसके कपड़े। उनको ले लीजिए महिला को कस्टडी में भी। आई चलो। ये महिला को ले लेना कस्टडी में, ये नहीं जाएगी कहीं। नहीं नहीं दीवान जी कहाँ है वो लड़की को बुलाओ। उसको क्या तो चप्पल अपने पहने, कपड़े पहना दो उसको। नवाब सिंह यादव समाजवादी पार्टी का कोई लोकल नेता नहीं है, कोई नॉर्मल कार्यकर्ता नहीं है। डिम्पल यादव जब कन्नौज की सांसद थी तब नवाब सिंह यादव उनका राइट हैंड मैन माना जाता था, सांसद प्रतिनिधि था। समाजवादी पार्टी की सरकार में उसे कन्नौज में मिनी चीफ मिनिस्टर कहा जाता है। कन्नौज में अखिलेश यादव जब अपना पहला चुनाव लड़े थे तब से वो अखिलेश के साथ है। 2006 में उसने कन्नौज सदर सीट से ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जीता। 2024 में भी अखिलेश यादव के चुनाव में नवाब सिंह यादव बहुत एक्टिव रहा। चुनाव की स्ट्रेटेजी बनाने से लेकर बूथ मैनेजमेंट की जिम्मेदारी उसने संभाली। कन्नौज में हुई राहुल गांधी और अखिलेश यादव की रैली में भी वो मंच पर मौजूद था। इसीलिए सुबह जैसे ही नवाब सिंह यादव की गिरफ्तारी की खबर फैली तो समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता कन्नौज कोतवाली के बाहर जमा हो गए। थाने का घेराव करने की कोशिश की गई। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि नवाब सिंह यादव को साजिश के तहत फंसाया गया है, लेकिन कन्नौज के एसपी अमित कुमार आनंद ने कहा कि पुलिस ने नवाब सिंह यादव को रंगे हाथ पकड़ा है। खुद पीड़िता ने पुलिस को फ़ोन किया, वही पुलिस की टीम को घटनास्थल तक ले गई जहां नवाब सिंह यादव मौजूद था। जिस टीम ने रेड की उसको एसपी अमित आनंद ही लीड कर रहे थे और उन्होंने कहा कि अब केस दर्ज कर लिया गया है और कानून के हिसाब से कार्रवाई की जा रही है। यूपी 112 पे फ़ोन से सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें लड़की ने कहा था कि मेरे ऊपर के कपड़े उतार दिए और गलत काम करने का प्रयास किया गया। तत्काल मौके पे पीआरबी और थाना कन्नौज की पुलिस पहुंची थी जहां से लड़की को बरामद किया गया और आपत्तिजनक अवस्था में अभियुक्त नवाब सिंह यादव को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में लड़की ने बताया है कि इसकी एक बुआ है जिसके साथ ये रात्रि में नवाब सिंह यादव के यहाँ पहुँचे थे। इन्होंने बताया था कि नौकरी के नाम पर बुलाया और उसके बाद इस प्रकार की घटना हुई। तहरीर के आधार पर इसमें सुसंगत धाराओं में भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया और विधिक कार्रवाई की जा रही है। पहले अयोध्या के मुईद खान और अब नवाब सिंह यादव रेप और मॉलेस्टेशन के आरोप में समाजवादी पार्टी के नेता आरोपों के घेरे में आए, इसलिए बीजेपी ने इस मामले में अखिलेश यादव को घेरा। यूपी बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि समाजवादी पार्टी का यही चरित्र है। समाजवादी पार्टी की सरकार के वक्त ऐसे गुनाहों पर पर्दा डाल दिया जाता था, लेकिन अब लड़कों की गलती योगी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी, उन्हें उनकी सही जगह दिखाई जाएगी। नवाब सिंह यादव कोई समाजवादी पार्टी का छुटभैया नेता नहीं है। समाजवादी पार्टी से ब्लॉक प्रमुख रहा है और डिम्पल यादव का सांसद प्रतिनिधि रहा है और जिस तरह के घिनौने आरोपों में रंगे हाथ पकड़ा गया है, अब समाजवादी पार्टी के पास मुंह छुपाने के लिए भी कोई जगह नहीं बची है। पहले अयोध्या के मुईद खान और अब कन्नौज में समाजवादी पार्टी का नवाब सिंह यादव। यह समाजवादी पार्टी का चरित्र है जिसमें लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, यह कहकर के पर्दा डालने का काम किया जाता था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। ऐसे घृणित अपराध करने वालों की कठोरता से कार्रवाई होगी। उनकी जो मुकम्मल जगह है उनको उस जगह पहुंचाने का काम योगी सरकार करेगी।
लेकिन हैरानी की बात यह कि जैसे ही नवाब सिंह को बच्ची के साथ जोर जबरदस्ती के आरोप में गिरफ्तार किया गया तो समाजवादी पार्टी ने नवाब सिंह यादव से पल्ला झाड़ लिया। कन्नौज के समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष कलीम खान ने बाकायदा बयान जारी करके दावा किया कि नवाब सिंह समाजवादी पार्टी का मेंबर ही नहीं है। 5 सालों से वो एंटी पार्टी एक्टिविटीज में लगा हुआ था। उसके साथ समाजवादी पार्टी का नाम जोड़कर पार्टी की इमेज खराब की जा रही है। कलीम खान ने कहा कि समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता या कार्यकर्ता नवाब सिंह यादव के सपोर्ट में थाने में नहीं गया। अब सवाल है कि अगर नवाब सिंह यादव 5 साल से पार्टी में नहीं है तो फिर वो लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव की रैली के मंच पर उनके ठीक पीछे कैसे खड़ा है। सिर्फ इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने नवाब सिंह यादव की मां की मौत पर इसी साल जुलाई में उन्हें शोक संदेश भेजा था। समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल से भी शोक संदेश ट्वीट किया गया था, जिसमें उन्हें पार्टी का वरिष्ठ नेता बताया गया था। और इससे भी बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता जूही सिंह ने नवाब सिंह यादव का बचाव किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी चुन चुनकर उनकी पार्टी के नेताओं को टारगेट कर रही है, जिससे पार्टी की इमेज खराब हो जाए। नवाब सिंह समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं और अभी मैंने वहाँ के एसएसपी की बाइट सुनी इस पर। कौन सी नौकरी थी जो 15 साल की बच्ची जो है वो रात में उनसे मांगने गई थी। तो इस तरह के जो आरोप लगते हैं लोगों पर, इनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और मुझे तो ये साजिश लग रही है। हम चाहते हैं कि वास्तव में नार्को टेस्ट हो और जो सच्चाई है उसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब देखिए, जिला अध्यक्ष कह रहे हैं कि वो पार्टी में नहीं है, एंटी पार्टी एक्टिविटीज की वजह से 5 साल पहले निकाल दिए गए थे। और समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता कह रही हैं कि वो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें फंसाया गया है। पहले अयोध्या में रेप केस में मोहित खान और अब कन्नौज में नवाब सिंह यादव की गिरफ्तारी समाजवादी पार्टी के लिए एम्बेरसमेंट तो पैदा करेगी। एक तो वैसे ये परसेप्शन है कि समाजवादी पार्टी में बहुत सारे क्रिमिनल एलिमेंट एक्टिव हो गए हैं जो पार्टी के आम कार्यकर्ताओं को भी बदनाम कर रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में बलात्कार के केसेस में पार्टी के नेताओं का नाम आना और भी मुश्किल पैदा करेगा, क्योंकि एक इंप्रेशन ये बना है कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की ज्यादा सीटें आने के बाद ऐसे अपराधियों के हौसले बुलंद हुए हैं। लेकिन अब योगी की पुलिस पुरानी पुलिस जैसी नहीं है। अब अपराधियों को कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं दे सकता। क्रिमिनल लॉ भी बदल गया है। अब पुलिस को भी सारी जांच की वीडियोग्राफी करनी पड़ती है। न कोई सबूतों को छुपा सकता है, न मिटा सकता है। इसलिए ऐसे केसेस में अपराधी कोई भी हो, बचना मुश्किल है। ऐसी बातों का नुकसान अखिलेश यादव को होगा, जिन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी पार्टी को उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से खड़ा किया है। अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग का नाम आजकल सब लोग जानते हैं। हिंडनबर्ग की भारत के शेयर मार्केट में उथल पुथल मचाने की एक बड़ी साजिश आज नाकाम हो गई। शेयर बाजार पर उसकी रिपोर्ट का कोई असर नहीं हुआ। 2 दिन पहले हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की थी। आरोप लगाया था कि सेबी चीफ बनने से पहले माधवी बुच और उनके हस्बैंड धवल बुच एक ऑफशोर कंपनी के जरिए अडानी ग्रुप से कनेक्टेड थे। हिंडनबर्ग का आरोप था कि इसी ऑफशोर कंपनी के जरिए अडानी ग्रुप अपनी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करके शेयर के दाम इन्फ्लेट करता था। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में सेबी चीफ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या अडानी ग्रुप के साथ मिली भगत के इल्जाम भी लगे। यह रिपोर्ट शनिवार को आई थी, जिसके बाद सेबी की चीफ माधवी बुच और उनके हस्बैंड धवल बुच ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया। हिंडनबर्ग के एक एक आरोप को बेबुनियाद बताया, सारी डिटेल्स जनता के सामने रख दी। लेकिन लगता यह था कि हिंडनबर्ग की पिछली रिपोर्ट की तरह इस रिपोर्ट का शेयर बाजार पर बुरा असर हो सकता है। लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी दोनों पर आज इसका कोई असर दिखाई नहीं दिया। सेंसेक्स में केवल 56 पॉइंट्स और निफ्टी में सिर्फ 20 पॉइंट की गिरावट आई। लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का विरोधी दलों को फायदा हुआ। उन्होंने इसे हाथों हाथ लिया। राहुल गांधी ने एक बार फिर नरेंद्र मोदी की सरकार पर वही पुराने इल्जाम लगाए। राहुल गांधी ने कहा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से साफ है कि अडानी ग्रुप देश के इन्वेस्टर्स के साथ हेराफेरी कर रहा है और ऐसे गलत काम रोकने के लिए जिम्मेदार मार्केट रेगुलेटर यानी सेबी खुद अडानी ग्रुप के साथ मिला हुआ है।
राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि इस नेक्सस के सामने आने से देश के करोड़ों इन्वेस्टर्स की मेहनत की कमाई पर खतरा मंडरा रहा है। उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले का संज्ञान लेगा। और इसके बाद राहुल गांधी ने अडानी ग्रुप के खिलाफ एक बार फिर जेपीसी की जांच की मांग दोहराई। Very serious allegation against the Adani Group was illegal share ownership and price manipulation using offshore funds. It has now emerged that SEBI chairwoman Madhavi Buch and her husband had an interest in one of those funds. This is an explosive allegation because it alleges that the umpire herself is compromised. The savings of millions of Indians, hard-earned, honestly earned savings, are at risk. And finally, the Supreme Court has been looking at this matter. New allegations have emerged. Very serious, explosive allegations have emerged. Is the Supreme Court going to look at this matter suo motu again? Slowly becoming crystal clear why Prime Minister Modi is against a joint parliamentary committee looking into this matter. जब मामला पॉलिटिकल बना, सरकार पर इल्जाम लगे, तो राहुल गांधी को बीजेपी की तरफ से करारा जवाब मिला। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भारत के खिलाफ एक इंटरनेशनल साजिश है। इसमें वो विदेशी ताकतें हैं जो विरोधी दलों के साथ मिलकर किसी भी तरह मोदी सरकार को हटाना चाहती हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा, जिस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पूरी हो गई और हिंडनबर्ग को नोटिस जारी किया गया, तो जवाब देने के बजाय हिंडनबर्ग ने देश में आर्थिक अराजकता फैलाने के लिए एक नई रिपोर्ट जारी कर दी और राहुल गांधी इसी रिपोर्ट को हथियार बनाकर देश में इकोनॉमिक एनार्की फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल पूछना कांग्रेस पार्टी से, क्या चाहते हैं आप? चाहते क्या हैं आप? देश मोदी के से नफरत करते हुए कांग्रेस पार्टी आज हिंदुस्तान से नफरत करने लगी। हारने के बाद अब वो भारत को आर्थिक रूप से अस्थिर करने के षड्यंत्र में जुटे हुए हैं। हिंडनबर्ग इज अगेन एट द सेम गेम। ये रिपोर्ट शनिवार को रिलीज होती है, रविवार को हल्ला मचता है ताकि सोमवार को पूरे कैपिटल मार्केट को अस्थिर, मतलब भारत के पूरे स्टॉक मार्केट को क्रैश कराओ, छोटे इन्वेस्टर्स के पूंजी निवेश को समाप्त कराओ, भारत में कोई आर्थिक निवेश न हो विदेश का, एफआईआई और एफडीआई वो सबको रोको, ये है इनकी सोच। सत्ता से बेदखल होने के बाद कांग्रेस पार्टी उनके सहयोगी गठबंधन के लोग और उनको प्रमोट करने वाले टूल किट के लोग थोड़ा संयम और शांति रखेंगे। सेबी वो संस्था है जो शेयर मार्केट को रेगुलेट करने के लिए बनाई गई है। इसलिए बनाई गई है कि मार्केट फोर्सेस बेईमानी ना कर सकें। सेबी में सारे फैसले कोई एक व्यक्ति या कोई एक चेयरपर्सन नहीं ले सकता। इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं जो अलग अलग फील्ड से आते हैं। जो भी सेबी में रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पर होता है उसे अपने सारे बिजनेस और इन्वेस्टमेंट डिटेल्स डिक्लेयर करने पड़ते हैं और अगर किसी बिजनेस से उसका कोई डायरेक्ट रिलेशन है तो ऐसे केसेस से अपने आप को रिक्यूज करना पड़ता है, यानी खुद को अलग करना पड़ता है। सेबी की चेयरपर्सन माधवी बुश ने भी अपनी सारी बिजनेस डिटेल्स, इन्वेस्टमेंट की सारी जानकारी टाइम पर सेबी के सिस्टम को दी है और उन्होंने ये भी बताया कि कई बार केसेस से अपने को रिक्यूज भी किया है। इसलिए हिंडनबर्ग ने उन पर जो आरोप लगाए उनका कोई खास असर नहीं हुआ। हाँ, इनका पॉलिटिकल इस्तेमाल करने की कोशिश जरूर की जाएगी और राहुल गांधी वही कोशिश लगातार कर रहे हैं। एक दुख भरी खबर आपको बता दूं, बिहार के जहानाबाद जिले में आज एक बड़ा हादसा हो गया। मखदूमपुर के प्रसिद्ध सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में भगदड़ हुई और 7 लोगों की मौत हो गई, 45 श्रद्धालु घायल हो गए। मरने वालों में 6 महिलाएं थीं। असल में सावन के चौथे सोमवार के मौके पर मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और कांवड़िए भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए पहुंचे थे। मंदिर के आसपास जबरदस्त भीड़ हो गई। इसी बीच अचानक भगदड़ हुई और कई लोग इसकी चपेट में आ गए।
श्रद्धालुओं का आरोप है कि मौके पर पुलिस के लोग मौजूद नहीं थे, इसलिए हादसा हुआ। लेकिन पुलिस का दावा है कि सावन के सोमवार की वजह से एडिशनल फोर्स तैनात की गई थी, तमाम एहतियात बरते गए थे, लेकिन फिर भी ये घटना हो गई। मगध रेंज के आईजी छत्रनील सिंह ने बताया कि मंदिर की सीढ़ियों पर फूल बेचने वाले एक भक्त का झगड़ा हुआ, जिसके बाद मामला बढ़ा और लाठियां चलने लगी। इसी वजह से भगदड़ हुई। जो प्राइमा फेसी पता चला है, कुछ श्रद्धालु थे और दुकानदारों के बीच में कुछ झड़प हुई थी, जिसमें ये बातें हुई। मैंने पहले भी बोला, पुलिस बल की संख्या ज़्यादा बढ़ाई गई थी, ऐसा नहीं था कि तैनात नहीं था, बढ़ाई गई थी इनफैक्ट। लेकिन जो घटना हुई अचानक हुई और इनफैक्ट पुलिस बल अधिक रहने के कारण ही उसको तुरंत कंट्रोल कर लिया गया, नहीं तो हादसा और बड़ा हो सकता था। ये कोई पहली ऐसी खबर नहीं जब किसी मंदिर में भगदड़ हुई, श्रद्धालुओं की मौत हो गई। मंदिरों में आजकल ज़्यादा भीड़ होती है और मंदिरों का इंफ्रास्ट्रक्चर इस भीड़ के लिए तैयार नहीं है। जहां तक इस मंदिर का सवाल है, 2 लोगों में झगड़ा हुआ और 7 बेगुनाह लोगों की मौत हो गई। इनका झगड़े से कोई लेना देना नहीं था। इसलिए इस तरह के मौक़ों पर श्रद्धालुओं को संयम बरतना चाहिए और पुलिस प्रशासन को भी भीड़ को रेगुलेट करने की इंतजाम करनी चाहिए, ताकि एक साथ इतने लोग इकट्ठे ना हो सकें। तभी इस तरह के हादसों से बचा जा सकेगा।